Hello students and welcome once again in today's video part 6 of chapter 1st from class 9 history and the name of chapter is French Revolution। तो देखो लास्ट क्लास में हम ये कर चुके हैं कि किस तरह से जो आपका किंग लुइस 16 और वहाँ के थर्ड स्टेट से निकले हुए जो आपके मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बीच में जंग छिड़ता है और उस जंग के अंदर मिडिल क्लास के लोग आपके जीत जाते हैं और मिडिल क्लास के लोग जीतने के बाद अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनना कब कंप्लीट होता है तो 1791 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो हेड रहता है उस जगह का वो आपका किंग ही रहता है, किंग ही हेड रहता है। लेकिन किंग जो इस किंग यानी कि जो मोनार्की उस कंट्री के अंदर काम करता है वो इस बार वो काम अपने मर्जी से नहीं करता बल्कि वहाँ के नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही किंग लुइस 16 काम करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक कंट्री के अंदर राजा तो राजा ही रहेगा, मतलब राजा जो है वो मोनार्की ही रहेगा लेकिन वो काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा, जिसको हम क्या कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहते थे। अब वो हम देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने वीडियो निकाला था उसके अंदर कि मोनार्की क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फ्रांस एबलाइज मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। अब इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। तो देखो इसके अंदर जो आपको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, फ्रांस एबलाइज मोनार्की। देखो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई वहाँ के जो लोग हैं यानी जो थर्ड क्लास के जो थर्ड ईस्टर्न के जो लोग हैं वो मोनार्की रखते हैं और मोनार्कियों से ही मोनार्की को ही हेड रखते हैं लेकिन उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। बट इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि जो आपका किंग लुइस 16 था, जो मोनार्की था ना, उसको ही अब हटा दिया गया, उसको ही खत्म कर दिया गया। और उसको खत्म करने के बाद क्या हुआ, फ्रांस आपका कैसा कंट्री बन गया, एक रिपब्लिक यानी कि एक पूरी तरह से ऐसा आज़ाद कंट्री बन गया जो किसी भी किंग के अंडर काम नहीं करता है। अब ऐसा क्या रीजन होता है, ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं राजा से गुस्सा हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी उसको निकाल फेंकते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रांस इट गेट्स देयर वे टू डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ व्हिच नेबरिंग कंट्री वर्ल्ड लाइक प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब इसके अंदर आपको क्या कहता है, इसके अंदर देखिए आपको देखो ये बता रहा है कि देखो जब फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था ना तो उसके बाद फ्रांस किस रास्ते पर चल रहा था, डेवलपमेंट के रास्ते पर, मतलब फ्रांस के अंदर अब डेवलपमेंट हो रहा था लेकिन फ्रांस के डेवलपमेंट से उसके जो पड़ोसी देश थे यानी कि जो ऑस्ट्रिया और प्रशिया वो चल रहे थे। अब जैसे अगर एक नॉर्मल सोसाइटी में भी देख लो, अगर कोई आस पड़ोस के लोग अगर तरक्की करते हैं तो वहाँ के दूसरे पड़ोसी चलते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फ्रांस तरक्की कर रहा था और उसकी तरक्की से कौन चल रहा था, ऑस्ट्रिया और प्रशिया चल रहा था। अब ये ऑस्ट्रिया आपका वही है जो कह सकते हो ससुराल है किसका, लुइस 16 का, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का पहले से जानते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट जो कंट्री है, जो दूसरी कंट्री के बारे में यहाँ पे बात की गई है वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री आपकी प्रशिया है, ठीक है। अब देखो प्रशिया कैसी कंट्री है बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे तो वैसे वर्ल्ड मैप के अंदर आपको कहीं भी प्रशिया नहीं मिलेगा बट पहले के टाइम पे प्रशिया आपकी कंट्री थी, ठीक है, और बहुत बड़ी कंट्री थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया प्रशिया आपका टूट टूट के अलग अलग कंट्री के अंदर क्या होता गया, इन्वॉल्व होता चला गया। अगर जैसे मैं आज के टाइम पे बात करूं तो प्रशिया के जो टुकड़े हुए वो टुकड़े आज किस किस कंट्री के अंदर हैं, तो ये समझ लो इसके जो कुछ टुकड़े हैं वो आपके बेल्जियम के अंदर है, डेनमार्क के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है, पोलैंड के अंदर है, रशिया के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। मतलब ये ऐसी कंट्री है जिसके अंदर प्रशिया के टुकड़े होते होते और उस कंट्री के अंदर चले गए। तो देखो जब फ्रांस को पता चलता है ना प्रशिया और ऑस्ट्रिया उनके डेवलपमेंट के बीच में आ रहा है तो फ्रांस वाले क्या करते हैं, क्यों लिखा हुआ है आफ्टर व्हिच द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 एंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट वॉर, ठीक है। अब नेशनल असेंबली क्या होता है वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो क्या होता है जब फ्रांस वाले भी डिसाइड कर लेते हैं अप्रैल 1792 को वोट करके क्या कि वो फ्रांस वाले क्या करेंगे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया मतलब बोथ दोनों के खिलाफ ही युद्ध करेंगे और युद्ध के अंदर जीतेंगे। एंड थाउजेंड ऑफ वॉलंटरी थ्रोन टू ज्वाइन द आर्मी, और जिसके बाद फ्रांस के कई सारे लोग कई सारे वॉलंटियर आ जाते हैं उस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए ताकि उस आर्मी में ज्वाइन होकर प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या कर सके, लड़ाई लड़के फ्रांस के लिए जीत सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है among many patriotic songs they sung song Marseillaise composed by the poet Joseph Robert de Leslie, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है, देखो जब ये आपका युद्ध चल रहा था ना प्रशिया ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस का, जब युद्ध चल रहा था या फिर चलने वाला था तो उस टाइम पे कई सारे होते नहीं पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आपके मशहूर होते रहते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग आपके चलते हैं। तो उसी में से एक पैट्रियोटिक सॉन्ग उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम क्या था आपका मार्सिलेस, ठीक है। और ये पैट्रियोटिक सॉन्ग आपका किसके द्वारा लिखा गया था, जोसेफ के द्वारा लिखा गया था। जोसेफ उस टाइम के आपके एक पोएट थे, तो जोसेफ ने आपका ये पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा था जो कि उस टाइम पे काफी फेमस हुआ था और काफी लोग उस टाइम पे गाया करते थे जब ये युद्ध चल रहा था। आएगा गया they sung this song during a march from Marseille to Paris and now it is the national anthem of France। इसके अंदर ये कहता है कि जो ये जो आपका नेशनल एंथम था ना
ये नेशनल एंथम आपका एक परेड यानी कि एक मार्च के अंदर गाया गया था। वो मार्च कहाँ से लेकर कहाँ तक चला था? तो मार्च आपका मार्शाइल से लेकर पेरिस के बीच में चला था। मतलब जब आपका ये युद्ध हो रहा था तो युद्ध के दौरान इसके अंदर जितने भी आर्मी लोग थे, आर्मी के जो वॉलंटियर थे या जो लोग थे, उन्होंने एक परेड करी थी और वो परेड आपकी फ्रांस के अंदर ही जगह है मार्साइल्स टू पेरिस। तो मार्साइल्स टू पेरिस के बीच में इन्होंने परेड की और उस परेड के अंदर इन्होंने ये वाला पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया। और जब ये सॉन्ग गाया और ये सॉन्ग इसके बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया और इतना फेमस हो गया कि बाद में इसी सॉन्ग को क्या कर लिया गया, नेशनल एंथम बना लिया गया। कहाँ का? फ्रांस का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। देखो ये तो नॉर्मल चीज है, चाहे आप किसी युद्ध को करो और युद्ध को करने के बाद आप हारो या जीतो, अल्टीमेटली आप हारते ही। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद आपको काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, आपको कभी ज्यादा टैक्स उठाने पड़ते हैं और आपके जान माल का भी जोखिम होता है। तो वही चीज इसके अंदर कहा गया है कि जब ये वॉर हुआ था तो ये वॉर होने के बाद काफी सारे नुकसान हुए थे और इकोनॉमिक को भी झटका लगा था फ्रांस के। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है कि men were fighting at the front and women were busy with the task of earning for living and looking after the families। इसके अंदर ये कहता है कि जब आपका ये फ्रांस का वार चला था ना ऑस्ट्रिया प्रशिया के साथ, तो उस टाइम पे जितने भी फ्रांस के ज्यादातर जो नौजवान थे वो तो युद्ध करने में बिजी थे, लेकिन वहीं पे उस टाइम पे जो महिलाएं थी, लेडीज थी, वो क्या कर रही थी, वो फैमिली के साथ ही घर के अंदर ही थी और फैमिली के साथ रह के वो क्या कर रही थी, अपना अर्निंग सोर्स ढूंढ रही थी, कमाने का जरिया, और साथ ही साथ में अपने फैमिली मेंबर्स का लुक आफ्टर यानी कि उनका ध्यान रख रही थी, देखभाल कर रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर आर मेनी पॉलिटिकल क्लब formed during French Revolution an important point of people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action। ठीक है, अब देखो जब भी आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो उस टाइम पे एक नई चीज उभर के आई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब समझ लो कैसा आपका अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं वो अभी भी किंग के अंदर ही है, कॉन्स्टिट्यूशन भले ही बन चुका है लेकिन काम अभी भी किंग के अंदर ही कर रहे हैं, तो इसलिए भी आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल ही रहा है। तो जब ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था ना तो उस टाइम पे काफी नई चीज फेमस होकर आ रही थी, उभर के आ रही थी। वो क्या था आपका? वो था आपका पॉलिटिकल क्लब। पॉलिटिकल क्लब बेसिकली क्या होता है? जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं कंट्री के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो इसलिए बनाई जाती है ताकि वो पॉलिटिक्स में खड़े हो सके और अपने आपको जितवा के ज्यादा वोट से एक डेवलपमेंट कर सके अपनी कंट्री का। लेकिन पॉलिटिकल क्लब क्या होता है? पॉलिटिकल क्लब बेसिकली आपका पूरे फ्रांस के अंदर जगह जगह एक बिल्डिंग से बनी हुई थी और उसी को पॉलिटिकल क्लब कहा जाता था। अब उस पॉलिटिकल क्लब के अंदर जितने भी लोग होते थे वो अपना आके सब नॉर्मली ऐसे डिस्कस क्या करते थे, किस चीज को, मान लो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल रही है उसको डिस्कस करना या फिर उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है, और साथ साथ में प्लान करना, अपने खुद के किसी काम को प्लान करना। मतलब जब भी कोई पॉलिटिकल प्लान होते थे या फिर पॉलिटिकल पॉलिसीज होती थी या फिर किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिस्कशन होता था ना, तो ये सारे के सारे लोग इसी पॉलिटिकल क्लब में जाके डिस्कस किया करते थे। और फ्रांस के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब जगह जगह पे बने हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हर एक पॉलिटिकल क्लब का ना अपना एक अलग अलग नाम था। तो इसी में कहता है मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज दैट ऑफ ए जोकेबिन्स which it got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। ठीक है, अब मैंने आपको देखो पहले ही बताया कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पे एक नहीं बहुत सारे आपके क्या थे, बहुत ही सारे आपके पॉलिटिकल क्लब थे। तो उन पॉलिटिकल क्लब में से जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा फेमस जो पॉलिटिकल क्लब हुआ था पूरे फ्रांस के अंदर, वो था आपका जैकोबिन्स पॉलिटिकल क्लब। ये आपको ध्यान रखना है। और इस जैकोबिन्स पॉलिटिकल क्लब का नाम कहाँ से आया था? तो उस टाइम पे देखो फ्रांस के अंदर आपका एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट क्या होता है? बेसिकली कॉन्वेंट मान लो आप जैसे एक आपका क्या होता है, रिलीजियस बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो उसी तरह से आपका फ्रांस के अंदर पहला आपका एक रिलीजियस बिल्डिंग हुआ करता था जो कि इन्हीं के धर्म को वो करता था, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्वेंट बिल्डिंग। तो फ्रांस के अंदर एक कॉन्वेंट बिल्डिंग था जो कि काफी फेमस था, और उस कॉन्वेंट बिल्डिंग का नाम क्या था? उस कॉन्वेंट बिल्डिंग का नाम था आपका संत जैकब, जो कि पेरिस के अंदर था। तो इस कॉन्वेंट बिल्डिंग का नाम संत जैकब था, तो इसी के नाम के ऊपर ही इस पॉलिटिकल क्लब का नाम पड़ा था जैकोबिन्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक नंबर में 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वुमेन टू फॉर्म देयर ऑन क्लब। ठीक है, अब देखो जब ये सारे आदमी अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब बना रहे थे ना, आप किसी पॉलिटिकल पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए या फिर किसी भी अदर काम के लिए, तो उसी बीच उस टाइम पे जितनी भी लेडीज थी, जितनी भी महिलाएं थी ना, वो भी अपना क्या कर रही थी, वो भी अपना पॉलिटिकल क्लब, खुद का पॉलिटिकल क्लब बना रही थी। अब वुमेन के द्वारा बनाया गया पॉलिटिकल क्लब का क्या एक तरह से दान रहता है, क्या योगदान रहता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जैकोबिन क्लब्स मेंबर्स बिलोंग टू स्मॉल शॉपकीपर आर्टिशियंस। ठीक है, अब देखो जो आपका जैकोबिन क्लब था, उस जैकोबिन क्लब के अंदर एक नहीं बहुत सारे मेंबर थे, और उस सारे के सारे मेंबर आपके छोटे मोटे लोग थे, या फिर ये कह सकते हो थर्ड ईस्टेट के ज्यादातर लोग ही
जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। कौन कौन? जैसे आपके छोटे मोटे दुकानदार हो गए, आर्टिस्टेंस हो गए, आर्टिस्ट मतलब जैसे मान लो आपके जूते बनाने वाले जिसे आप मोची कहते हो, पेस्ट्री कुक्स हो गए, घड़ी बनाने वाले हो गए, प्रिंटर्स हो गए, लेबर्स हो गए, या इस तरह के जो छोटे मोटे पीजेंट्स भी आप कह सकते हो। तो ये सारे कौन थे? ये सारे आपके जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो यू कैन कमेंट, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इतना सारा होने के बाद आगे क्या होता है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। सो लेट्स सी। देखो अब वहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरी, ठीक है। जो आपका जैकोबिन क्लब बना था ना, और जैकोबिन क्लब के अंदर जितने भी लोग थे तो उन सभी लोगों का जो लीडर था, मतलब उन सबको जो लीड कर रहा था वो आपका मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरी कर रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है जैकोबिन क्लब्स मैक्सिमम मेंबर डिसाइडेड टू वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स विच सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स। देखो अब जितने भी आपके जैकोबिन क्लब के मेंबर थे ना, उन सभी के सभी मेंबर ने ना एक अलग तरह का कपड़ा पहनने का डिसाइड किया। किस तरह का कपड़ा? वो था आपका लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ठीक है। मतलब ये आपका पूरा फुल पैंट था और पूरा लूज था, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो यही आपका जो ये ट्राउजर आपको दिख रहा है ना, पैंट पहना हुआ, यही आपका लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर कहलाता है। तो भाई जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उन्होंने ऐसा ही ट्राउजर पहनने का डिसाइड किया था। और ये जो ट्राउजर है, ये ट्राउजर उस टाइम पे जो डॉक वर्कर्स काम किया करते थे फ्रांस के अंदर, वो लोग पहना करते थे। तो ये वाला जो आपका लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर था, ये सिमिलर था उन डॉक वर्कर के द्वारा पहने गए कपड़े के। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कहता है, अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे उन्होंने अलग कपड़ा पहनने का डिसाइड क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो जो कपड़े हैं वो बाकियों से अलग पहनेंगे। क्यों? दिस वाज सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सोसाइटी लाइक नोबल्स वो वियर नी ब्रीचेस, ठीक है। देखो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो अपने आप को उस टाइम की जो फैशनेबल सोसाइटी थी ना, खासकर जो नोबल्स के जो लोग थे जो फैशन के कपड़े पहना करते थे, उनसे वो थोड़ा अलग दिख सके, इसलिए उन्होंने ये ऐसा कपड़ा पहनना डिसाइड किया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस टाइम के जो नोबल फैमिली के लोग थे वो कैसे कपड़े पहनते थे? तो वो आपके नी ब्रीचेस, मतलब जो नी ब्रीचेस मतलब देखो जैसे आपका इमेज के अंदर है, इमेज के अंदर जैसे आपका पैंट पहना हुआ, नीचे से सुकड़ा हुआ, ऊपर से फूला हुआ, तो यही आपका नी ब्रीचेस कहलाता है। तो इस तरह का जो नी ब्रीचेस कपड़ा है ये पहना जाता था नोबल्स के द्वारा। और इस तरह का जो कपड़ा है आपका लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, ये पहना जाता था किसके द्वारा? जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे उनके द्वारा कपड़ा पहना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंस क्लूटोस व्हिच मींस दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। अब देखो जैकोबिन क्लब्स के ऐसे लोग जो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर के कपड़े पहना करते थे और बाकी सबसे अलग थे, उनका नाम बदल के उन्होंने क्या रख लिया, मतलब वो अब कहे जाने लगे, वो किस नाम से जाने लगे? अब वो आपके सैंट क्लूटोस के नाम से जाने लगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए हु वाज कम टू नोन एज सैंट क्लूटोस, तो आपको जैकोबिन क्लब के ऐसे लोग जो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहना करते थे उन्हीं को क्या बुलाने जाने लगा? सैंस क्लूटोस बुलाने जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस, और सैंस क्लूटोस का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब ऐसे लोग जो ये नी ब्रीच के कपड़े नहीं पहनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सैंट क्लूटोस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो। अगर आपको याद हो तो हम लास्ट क्लास में जो हमारा वीडियो निकला था उसमें हमने ये देखा था कि अलग अलग चीजें अलग अलग सिंबल को सिंबलाइज करती है। तो उसी में जो रेड टोपी था वो किसको सिंबलाइज करती है? वो आपका लिबर्टी यानी कि उन लोगों की आजादी को सिंबलाइज करती है। तो जो सैंट क्लूटोस के लोग थे जो पहले से आपके लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहना करते थे, उन्होंने रेड टोपी पहनना भी डिसाइड कर लिया। और ये रेड टोपी किसका सिंबल था उनके लिए? तो वो उनकी लिबर्टी यानी कि आजादी का सिंबल था। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो टोपी औरतों को पहनने से मना कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन द समर 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंग्रीड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर आपको याद हो तो हमने ये देख चुके हैं कि जो किंग लुई 16 वो है अभी भी किंग, लेकिन वो किंग इस बार किस तरह से काम कर रहा है? वो किंग उस तरह से काम कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया था? नेशनल असेंबली के द्वारा। मतलब पहले किंग अपने मन मर्जी से काम किया करता था, बट 1791 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा हुआ था वैसा ही किंग काम करने लग रहा था। ये आपको ध्यान है। मतलब हेड अभी भी किंग ही है, मोनार्की अभी हटा नहीं है, अभी भी मोनार्की शासन है ही किसके अंदर? फ्रांस के अंदर। तो ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है भाई जब गर्मी का सीजन था ना, तो गर्मी के सीजन में 1792 को जैकोबिन्स के जो मेंबर थे यानी कि जैकोबिन्स के जो आपके
आपके सेंट क्लूटोस के जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया क्या करेंगे, वो आक्रमण करेंगे पेरिशियंस। पेरिशियंस मतलब जो पेरिस के जो रहने वाले लोग हैं उनको पेरिशियंस कहा गया यहाँ पे। तो पेरिस के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ मिलके आपके सेंट क्लूजे यानी कि जैकोबिन्स मेंबर के लोग हैं वो मिलके क्या करेंगे, वो एक हमला करेंगे। क्यों हमला करेंगे? क्योंकि शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। क्योंकि देखो भाई किंग तो किंग है ही, लेकिन उसके किंग होने की वजह से और कॉन्स्टिट्यूशन बनने की वजह से एक चीज अभी भी सिमिलर है, क्या कि भाई जो पहले खाना कम मिलता था ना वो खाना कम अभी भी मिल रहा है, मतलब खाने की शॉर्ट सप्लाई अभी भी है। और प्लस में जो खाना मार्केट के अंदर है उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो इससे लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे किंग से, काफी ज्यादा आग बबूला थे कि भाई हमने किंग को किंग रहने दिया लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया लेकिन खाने का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से तो लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना, खाने का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। इसीलिए जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उन सब ने डिसाइड किया वहां के पेरिस के लोगों के साथ मिलकर कि वो आक्रमण करेंगे राजा के ऊपर। किस चीज के लिए? क्योंकि वहां पे खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी और जो खाना मार्केट में था उसका प्राइस काफी हाई था। अब प्राइस हाई होगा तो ऑब्वियस बात है उस फूड को कौन खरीद सकता है? उस फूड को सिर्फ और सिर्फ नोबल लोग खरीद सकते हैं, बाकी जो आपके थर्ड ई स्टेट के जो लोग हैं वो खरीद सकते नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो किंग के ऊपर आक्रमण करेंगे फूड की कमी की वजह से और फूड का प्राइस बढ़ने की वजह से। तो अब ये आक्रमण कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ टेलरिस, massacred the king's guards and held the king as hostage for several hours। ठीक है, इसमें क्या आता है भाई 10 अगस्त की सुबह को दे stormed the palace of टेलरिस। 10 अगस्त की सुबह को वो सारे के सारे अटैक करते हैं। किसके ऊपर अटैक करते हैं? पैलेस ऑफ द टेलरिस के ऊपर अटैक करते हैं। मतलब देखो अभी पैलेस ऑफ टेलरिस क्या है पहले हम ये समझ देते हैं। देखो पैलेस ऑफ टेलरिस बेसिकली आपका इस तरह का बहुत बड़ा पैलेस था। अब ये पैलेस क्या है समझो, अगर आपको याद हो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था जो किंग लुई 16 वो पहले कौन से पैलेस में रह रहा था, तो पहले किंग लुई 16 पैलेस ऑफ वर्साइल्स में रह रहा था। लेकिन जब 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमला हुआ तो उसको वहां से निकाल दिया गया और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब पैलेस ऑफ वर्साइल्स से उसको निकाल दिया गया और पैलेस ऑफ वर्साइल्स से सिर्फ उसको नहीं उसकी पूरी फैमिली को निकाल के कहां पे शिफ्ट कर दिया गया, इस पैलेस के अंदर शिफ्ट कर दिया गया जहां पे वो 2 साल तक रहा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते हो, यहाँ पे जो किंग था वो किंग वहां के लोगों की नजर में रहता था कि किंग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। इस वजह से किंग को पैलेस ऑफ वर्साइल से निकाल के पैलेस ऑफ टेलरिस के अंदर डाल दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कहता है 10 अगस्त की सुबह को जो लोग आपके पेरिशियंस लोग थे ना और जो आपके ये जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे, ये सब इन सब ने मिलकर क्या किया 10 अगस्त की सुबह को इस पैलेस के ऊपर आक्रमण कर दिया और इसी पैलेस के अंदर अब किंग लुई 16 और उसकी पूरी फैमिली रह रही थी, ठीक है। एंड मैस्केड द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। जिसके बाद क्या किया गया कि जो किंग के जो गार्ड थे, मतलब देखो अब इतना बड़ा महल होगा तो उसमें तो गार्ड तो ऑब्वियस बातें होंगे होंगे, तो उसके अंदर जितने भी गार्ड थे उन सारे के सारे गार्ड को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और जिसके बाद हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, जिसके बाद क्या किया गया कि पहले तो किंग के जितने भी नौकर चाकर थे या फिर उसके जितने भी गार्ड्स थे, ऑफिसर्स थे उस पैलेस के अंदर, उनको मार दिया गया और उसके बाद किंग को उन लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे हॉस्टेज यानी कि बंदी बना के रख लिया काफी घंटों तक। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शन वर हेल्ड, ठीक है। अब उसके बाद जब किंग को पकड़ लिया गया ना, तो किंग को पकड़ने के बाद इस किंग के साथ क्या किया जाए, डिसीजन लेने के लिए उन सभी लोगों ने वोट किया। किन्होंने? जो आपके जैकोबिन मेंबर थे वो और जो पेरिशियंस थे, मतलब जो भी आपके फ्रांस के लोग थे, उन सब ने वोट किया कि व्हाट वी शुड डू विद द किंग लुई 16। अब हमें किंग लुई 16 क्या करना चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए। तो जब उन्होंने वोट किया तो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, तो उन्होंने वोट करके ये डिसाइड किया कि इस पूरी रॉयल फैमिली को, मतलब किंग लुई 16 और उसकी पूरी फैमिली को क्या करेंगे, हम जेल में डाल देंगे। और ये डिसीजन कब कैसे लिया गया, ये डिसीजन वोट करके लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। From now, all men of 21 year and above got the right of vote। अगर आपको याद हो तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि भाई पूरे फ्रांस के अंदर ऐसे आदमी, सिर्फ आदमी औरत तो है ही नहीं, ऐसे आदमी जिनकी एज 25 प्लस हो और जो जिनकी इनकम अच्छी खासी हो वही सिर्फ वोट दे सकते हैं। बट जब किंग को पकड़ लिया गया और किंग को पकड़ने के बाद फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया गया और उसमें ये चेंज इस बार क्या किया गया कि अब जो वोट है वो सिर्फ 25 साल के लोग नहीं बल्कि जो
आदमी 21 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, ऐसे आदमी या फिर ऐसे मैन जो 21 ईयर या उससे ज्यादा के हैं वो वोट दे सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता उनके पास कितना पैसा है, कितना इनकम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो भाई इनकम देख के वोट देने को मिलता था, 25 साल से जिनकी ज्यादा उम्र होती थी, लेकिन अब कोई भी वोट दे सकता है, कोई भी आदमी जिसकी एज 21 से ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, उनको राइट है वोट का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। ये आपको ध्यान रखना है। देखो पहले जो ग्रुप बना था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनका नाम नेशनल असेंबली था 1791 के अंदर, लेकिन क्योंकि नेशनल असेंबली और उनके रूल्स में कुछ चेंज हुआ इस टाइम पे जब किंग को पकड़ा गया 10 अगस्त को, तो उसके बाद उस नेशनल असेंबली के रूल में कुछ चेंज किया गया, और कुछ चेंज करने के बाद उस नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या रख दिया गया, कन्वेंशन नाम रख दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां तक हम समझ चुके हैं, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सो लेट्स गो टू द पॉइंट। Finally on 21st September 1792 they abolished monarchy and declared France a republic। ठीक है, देखो अब हमने यहाँ तक ये देख लिया था कि किस तरह से जो आपके जगोवेन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो और जो पेरिस के लोग थे उन सबने मिलकर कैसे किंग के ऊपर हमला बोला और किंग को अपने कब्जे में ले लिया। और किंग को अपने कब्जे में लेने के बाद जो फ्रांस है अब फाइनली वो पूरी तरह से मोनार्की से आजाद हो चुका है। मतलब अब उसमें मोनार्की बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 1791 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब मोनार्की था, बस फर्क ये था कि अब वो मोनार्की जो काम करेगा वही जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ होगा। बट अब जो 10 अगस्त के दिन जो हुआ है, 10 अगस्त के दिन जब किंग लुई 16 को सभी लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, तो अब वहाँ पे मोनार्की यानी कि राजा रहेगा ही नहीं, अब राजा यहाँ से खत्म। तो इसलिए मोनार्की पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। कब? 21 सितंबर 1792 को। ये आपको ध्यान रखना है। और जब 21 सितंबर 1792 तक किंग को अपने कब्जे में लोगों ने ले लिया, मोनार्की खत्म कर दिया, तो फ्रांस कैसा देश बन गया, फ्रांस एक रिपब्लिक देश बन गया। अब देखो ये रिपब्लिक क्या होता है, जैसे इंडिया भी आपका एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक का मतलब बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान दो, ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक आपका एक तरह का ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसके अंदर लोग ना गवर्नमेंट को चुनते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो सबसे हेड होगा, यानी जैसे आप पीएम कहते हो इंडिया के अंदर, तो पीएम होता है कहीं पे आपका प्रेसिडेंट भी होता है, तो उसको भी चुना जाता है। मतलब अब देखो अगर याद हो तो 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था कि भाई जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर है ना 1700 कुछ मेंबर थे, 1753 मेंबर थे आई थिंक, तो 1753 मेंबर को जो चुने जाएंगे वो वोट की तरह चुने जाएंगे, लेकिन किंग को कोई चुन नहीं सकता, किंग रहेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर ये था कि भाई आप वोट देके सिर्फ उन लोगों को चुन सकते हो जो किंग के ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप वोट देके किसी नए किंग को या फिर किसी नए हेड को, कंट्री के नए हेड को चूज नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पे किंग को बंदी बना लिया ना, तो इसके बाद फ्रांस क्या हो गया, फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री हो गया। रिपब्लिक का मतलब ये कि अभी तक तो सिर्फ आप एमएलए, एमपी या फिर आप छोटे मोटे जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे उन्हीं को चुन रहे थे वोट देके, बट रिपब्लिक होने का मतलब ये है कि अब आप पूरे सरकार के हेड को, यानी कि एक नए हेड को या नए पीएम या प्रेसिडेंट को भी आप चूज कर सकते हो वोट करके। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को रिपब्लिक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जब उन्होंने किंग लुई 16 को कब्जे में कर लिया तो उसके बाद लुइस का क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है लुई 16 was sentenced to death by the court on the charge of treason। इसका मतलब क्या है, किंग लुई 16 को किस चार्ज में डेथ की सजा सुनाई गई, मतलब लुई 16 was sentenced to death, मतलब लुई 16 को किसकी सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरोप था ट्रीजन का। ट्रीजन मतलब देशद्रोह का, कि उसने बाहर के देशों के साथ मिलकर फ्रांस के ऊपर हमला करने का एक प्लान बनाया था। तो उस प्लान में आपका लुई 16 पकड़ा जाता है और जिसकी वजह से लुई 16 के ऊपर क्या होती है, कार्रवाई होती है, उसे डेथ की सजा सुनाई जाती है। अब वो कंट्री कौन थी जिसके साथ लुई 16 मिलकर फ्रांस के साथ धोखाधड़ी कर रहा था, तो वो आपकी कंट्री प्रशिया और ऑस्ट्रिया ही थी। याद ना, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में देखा था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया कैसे फ्रांस से जल रहे थे। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने जो मिलकर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था फ्रांस के ऊपर, उसके अंदर लुई 16 का भी हाथ था। तो मतलब लुई 16 अपने देश के साथ ही गद्दारी कर रहा था। तो जब उसे गद्दारी करता हुआ पकड़ा गया तो उसी के साथ उसको किसकी सजा दे दी गई, डेथ की सजा दे दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकोर्ड। ठीक है, मतलब फाइनली क्या हुआ कि 21 जनवरी 1793 को उसको जब उसको पहले मौत की सजा सुनाई गई थी ना, तो उसकी मौत कब हुई, मतलब उसको डेथ का मतलब उसको सजा के तौर पे मौत कब दिया गया, 21 जनवरी 1793 को फाइनली उसको मार दिया गया। कैसे मतलब मार दिया गया, मतलब जो उसको डेथ की सजा सुनाई गई ना, तो उस हिसाब से उसको मार दिया गया। किस जगह पे मारा, प्लेस का नाम था आपका दिल्ली कॉनकोर्ड। एक तो इनके यहाँ के लोगों के नाम अजीब गई, ऊपर से इनकी जगह के भी नाम अजीब गई। तो डी ला कॉनकोर्ड जगह है जहाँ पे किंग लुई 16 को मारा गया था। डेट था आपका 21 जनवरी 1793। ये आपको ध्यान रखना है।
और जो उसकी वाइफ थी, सेम थिंग हैपेंड विद द किंग्स वाइफ मैरी एंटोनी। ठीक है, मतलब जो सजा मौत की किंग लुई 16 को दी गई, वही सजा मौत की किंग के वाइफ मैरी एंटोनी को भी दी गई। बस फर्क इतना है कि पहले किंग मरा और उसके कुछ दिनों बाद मैरी एंटोनी को मार दिया गया, डेथ की पेनल्टी दे दी गई वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि कैसे किंग लुई 16 से लोग आज़ाद हुए। किंग लुई पहले आपका मोनार्की सिस्टम था फ्रांस के अंदर, उसके बाद आपका क्या बना, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर आपका रिपब्लिक बना। अब हम देखते हैं क्या रिपब्लिक बनने के बाद ही फ्रांस शांति से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जब तक keep sharing, keep watching and have a nice day. Bye.